હલો 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 कैसे हैं आप? हाउ आर यू? શું હાલ છે તમારો? કસા હે तुम्ही? के हालचाल के मवाद छो? कैसेन बा? ठीक बा? मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था। पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस को हमने जीन इंटरैक्शन हेडिंग दिया था। हमने वन जीन इंटरैक्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस की बातें फिनिश कर लिया है। जीन इंटरैक्शन का मतलब जहां पर अलील ऑफ सेम जीन या अलील ऑफ डिफरेंट जीन विल इंटरैक्ट विथ ईच अदर, विल इंटरफियर इन द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर, that results in change in phenotype and phenotypic ratio। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिला था और जो फिनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1 था मेंडल से हटके। कोडोमिनेंस में जो फिनोटाइप था F1 जनरेशन के प्रोजेनी का वो दोनों पेरेंट को रिजेंबल कर रहा था एंड इवन फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में 1:2:1 मेंडल के कंक्लूजन, मेंडल के स्टेटमेंट से हट के हमें फिनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो मिला था। बात आगे बढ़ाते हैं वन जीन इंटरेक्शन में। अब मैं बात करने वाला हूं मेंडल के कुछ स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट। मेंडल के कुछ स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट हम यहां पर बातें करेंगे प्लियोट्रॉपी और मल्टीपल अलील के लैंग्वेज में। मेंडल के कुछ स्टेटमेंट को हम मॉडिफाई करेंगे, एडवांस करेंगे, गलत साबित करेंगे। हेडिंग लिया हमने यहां पर प्लियोट्रॉपी। सुनिएगा प्लीज, प्लियोट्रॉपी। मेंडल का बोलना था वन जीन वन कैरेक्टर। मेंडल क्या बोल रहे थे? वन जीन वन ट्रेट या वन जीन वन कैरेक्टर, सिंपली वन जीन वन कैरेक्टर। One gene responsible for inheritance, one gene responsible for expressing, one gene responsible for controlling one character। अगर आप मेंडल के 7 कैरेक्टर को देखें तो 7 कैरेक्टर में हर एक कैरेक्टर एक जीन के थ्रू एक्सप्रेस हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। वो चाहे सीड शेप के लिए सिंगल जीन, जीन आर हो, सीड कलर के लिए सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल है, जीन वाई, हाइट ऑफ स्टेम या हाइट ऑफ प्लांट के लिए जीन टी रिस्पॉन्सिबल है, फ्लावर पोजीशन के लिए जीन ए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे में देखा जाए तो 7 कैरेक्टर मेंडल ने जो चूज किए उसके अकॉर्डिंग 7 कैरेक्टर के लिए 7 जीन्स इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल थे। पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में देखा गया कि एक जीन कैपेबल है एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करने में। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर सकता है, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। वो जीन एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट को, एक से ज्यादा कैरेक्टर को, एक से ज्यादा फिनोटाइप को अफेक्ट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, कंट्रोल करेगा, उस जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन नाम देंगे। और उसके इस नेचर को, कौन से नेचर को? प्लियोट्रॉपिक जीन का वह नेचर जिसकी वजह से वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस या अफेक्ट कर रहा है, इसी नेचर को हम प्लियोट्रॉपी नाम दे रहे हैं। बात समझा? फिर से फाइनल मेंडल ने बोला एक जीन विल अफेक्ट, विल इन्फ्लुएंस, विल कंट्रोल, विल एक्सप्रेस एक कैरेक्टर या एक फिनोटाइप। प्लियोट्रॉपी के अकॉर्डिंग व्हेन वन जीन इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, अफेक्ट, एक्सप्रेस मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन फिनोटाइप, देन दिस इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। लिखा जाए, बात आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर पहले हम मेंडल की लैंग्वेज में बात रख देते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल, बात सुनिएगा, समझिएगा। अकॉर्डिंग टू मेंडल, वन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर
expression of one character, expression of one phenotype। ये मेंडल के लैंग्वेज में, मेंडल को मुबारक हो। बात आगे रख रहा हूं, सुनिएगा, समझिएगा। मैंने बोला यहां पर अकॉर्डिंग टू प्लियोट्रॉपी, a gene can affect, a gene can express, a gene can control more than one character, better to say more than one phenotypes, more than one phenotypes। ठीक है, such type of gene, such type of gene called as pleiotropic gene, and nature of pleiotropic gene to affect, बेसिकली अफेक्ट लिखते हैं या इवन एक्सप्रेस मोर देन वन phenotypes, more than one phenotypes called as प्लियोट्रॉपी। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, अफेक्ट करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ये तब पॉसिबल है जब उस जीन का प्रोडक्ट डिफरेंट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा है। प्लियोट्रॉपी जीन का प्लियोट्रॉपिक नेचर, प्लियोट्रॉपी जीन का प्लियोट्रॉपिक नेचर डिपेंड होता है जब प्लियोट्रॉपिक जीन का प्रोडक्ट डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। बात समझिएगा, एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को अफेक्ट कर रहा है, एक जीन की वजह से एक से ज्यादा फिनोटाइप आ रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। ये तब हो रहा है जब उस जीन का प्रोडक्ट या एंजाइम डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तभी होगा। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर लिख देते हैं, आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन प्रोडक्ट या प्लियोट्रॉपिक जीन एंजाइम इज इन्वॉल्व in different metabolic pathways। इन्वॉल्व इन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज ये बोल सकते हैं या अफेक्ट बोल दे, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जो है द प्रोडक्ट ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन अफेक्ट्स मोर देन वन मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, रिजल्ट्स इन डिफरेंट फिनोटाइप्स, डिफरेंट फिनोटाइप्स। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपिक जीन जब एक्सप्रेस होगा, उससे जो एंजाइम बनेगा वो एंजाइम एक से ज्यादा मेटाबॉलिक पाथवे को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। यह रहा प्लियोट्रॉपी। मेंडल का स्टेटमेंट वन जीन वन कैरेक्टर, मेंडल का स्टेटमेंट वन जीन वन कैरेक्टर मॉडिफाई हुआ वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर में अकॉर्डिंग टू प्लियोट्रॉपी। इरेज करके बात आगे ले चलते हैं। प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। एग्जाम्पल हमने यहां पर पहला लिया फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल
कीटोन्यूरिया जीन, ठीक है। PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया का शॉर्ट फॉर्म है। फिनाइल कीटोन्यूरिया जीन ये फिनाइल अलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम सिंथेसाइज करता है। बात पकड़िएगा, PKU जीन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग फिनाइल अलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम। फिनाइल अलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम फिनाइल अलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। बात आगे रख रहा हूं, सुनिएगा, थोड़ा सुनिएगा। PKU जीन synthesizes फिनाइल कीटोन्यूरिया फिनाइल अलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम, फिनाइल अलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम। This enzyme converts phenylalanine into टायरोसिन। यहां तक की बात में कोई दम नहीं है, दम अब आएगा बात में, एग्जाम्पल में। फिनाइल कीटोन्यूरिया का जो नॉर्मल जीन है उसकी वजह से फिनाइल अलानिन कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन में, हो गया म्यूटेशन फिनाइल PKU जीन में। फिनाइल कीटोन्यूरिया के जीन में चेंजेज आया, चेंजेज इन फिनाइल कीटोन्यूरिया जीन को हम नाम दे रहे हैं म्यूटेशन। तो जो म्यूटेटेड फॉर्म, जो चेंज्ड फॉर्म ऑफ PKU जीन होगा वो प्लियोट्रॉपी कॉज करेगा। कैसे? ऐसे, थोड़ा देखिए यहां पर, तो सुनिएगा। मैंने बोला म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ PKU जीन, जीन वही है बट जो नॉर्मल जीन था अब एबनॉर्मल हो गया, जो रियल जीन था अब अनरियल हो गया, जो नॉर्मल जीन था वो म्यूटेट हो गया। म्यूटेशन, सडन चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ PKU जीन की वजह से, थोड़ा सुनिएगा। म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ PKU जीन नाउ कैन नॉट सिंथेसाइज, फिनाइल अलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम। सुनिएगा, फिनाइल अलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम म्यूटेटेड PKU जीन नहीं बना पा रहा है। आगे तो बताइए, स्टोरी कनेक्ट करिए, क्या होगा? ये एंजाइम जो काम कर रहा था अब ये एंजाइम नहीं है तो वो काम नहीं होगा। ये एंजाइम नहीं बन रहा है तो ये एंजाइम जो काम कर रहा था वो काम नहीं होगा। ये एंजाइम काम कर रहा था, फिनाइल अलानिन को कन्वर्ट कर रहा था टायरोसिन में, अब फिनाइल अलानिन नहीं कन्वर्ट होगा टायरोसिन में। इंस्टेड ऑफ फिनाइल अलानिन एक्युमुलेट होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा बॉडी में, ठीक है। और सुनिएगा, जो है एंजाइम नहीं बना, आगे मैं मेंशन कर रहा हूं, ड्यू टू दिस कन्वर्जन ऑफ फिनाइल अलानिन, ड्यू टू दिस कन्वर्जन ऑफ फिनाइल अलानिन into tyrosine is absent। थोड़ा सुनिएगा, this results in accumulation of phenylalanine, और ये phenylalanine which laterally converted into phenyl pyruvic acid, phenyl
पाइरुविक एसिड। ये नहीं जानना है कैसे होगा, डजंट मैटर। बट हाँ, फिनाइल अलानीन का कन्वर्जन नहीं हो रहा है टायरोसिन में की वजह से फिनाइल अलानीन बढ़ता जा रहा है और ये इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फिनाइल अलानीन को बाद में फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बात सुनिएगा, आगे मेंशन कर रहा हूं, अगर ये एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल पाइरुविक एसिड, अगर ये एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल पाइरुविक एसिड हुआ इन ब्रेन, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल पाइरुविक एसिड हुआ ब्रेन में, तो दिस कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन, दिस कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन एंड ब्रेन हेमरेज, हेमोरेज। ठीक है, सो एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल पाइरुविक एसिड, फिनाइल पाइरुविक एसिड क्या है? फिनाइल अलानीन का कन्वर्टेड फॉर्म। फिनाइल अलानीन टायरोसिन में ना कन्वर्ट होकर उसको जो है फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट किया गया। फिनाइल पाइरुविक एसिड ब्रेन में अगर कलेक्ट हुआ तो ब्रेन को खराब करेगा, ब्रेन हैमरेज डालेगा और दिस एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल पाइरुविक एसिड होगा, रिजल्ट होगा मेंटल रिटार्डेशन में। थोड़ा सुनिएगा, एज वेल एज हेयर लॉस, as well as hair loss and skin pigment, decrease in skin pigment या skin pigment loss also occur। मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर रहा है एक ही जीन, वो जीन है म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ PKU जीन। म्यूटेटेड PKU जीन की वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ, मेंटल रिटार्डेशन हुआ, इसी जीन की वजह से डिक्रीज इन हेयर हुआ, लॉस ऑफ हेयर हुआ, इसी जीन की वजह से डिक्रीज इन स्किन पिगमेंट हुआ, लॉस ऑफ स्किन पिगमेंट हुआ। स्किन पिगमेंट मिलानिन होता है और मिलानिन के सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए टायरोसिन, बनता है फिनाइल अलानीन की वजह से। जब उसके ऊपर काम करता है फिनाइल अलानीन हाइड्रोलिएज एंजाइम नहीं बन रहा है। अब क्या नहीं बन रहा है? टायरोसिन। क्यों नहीं बन रहा है? फिनाइल अलानीन हाइड्रोलिएज एंजाइम के एब्सेंट की वजह से। क्यों एब्सेंट है? जो नॉर्मल जीन था ये एंजाइम बनाने के लिए वो म्यूटेट हो गया। अब इसकी वजह से एक से ज्यादा फिनोटाइप अफेक्ट हुए। मेंटल रिटार्डेशन एक फिनोटाइप, लॉस ऑफ हेयर दूसरा फिनोटाइप, डिक्रीज इन स्किन पिगमेंट तीसरा फिनोटाइप। तो हुआ ना म्यूटेटेड फिनाइल कीटोन्यूरिया जीन, एक प्लियोट्रोपिक जीन जो शो कर रहा है प्लियोट्रोपी नेचर, अफेक्ट कर रहा है एक से ज्यादा फिनोटाइप को। यही है प्लियोट्रोपी। समझा? क्लियर है? इरेज करके और एक दो एग्जांपल लेता हूं। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं प्लियोट्रोपी को समझने और समझाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जांपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सुनिएगा अच्छे से। यहां पर मैंने एग्जांपल 2 लिया जो है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जीन। सिकल सेल एनीमिया का जीन प्लियोट्रोपिक कैसे शो कर रहा है, थोड़ा सुनिएगा। बात रख रहा हूं, सिकल सेल एनीमिया को हम SCA से रिप्रेजेंट करते हैं। सिकल सेल एनीमिया इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया का जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट होता है। जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है उसमें किसी एक क्रोमोजोम पर इसका जीन है। वो कौन सा क्रोमोजोम है आगे डिस्क्लोज किया जाएगा जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर समझेंगे, जरूरी होगा तो सुनिएगा। यहां पर सिकल सेल एनीमिया, नीड योर अटेंशन।
नॉर्मल जीन रिप्रेजेंटेड बाय HbA, नॉर्मल जीन रिप्रेजेंटेड बाय HbA एंड जो है सिकल सेल एनीमिया जीन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय HbS। सिकल सेल एनीमिया जिसकी वजह से हो रहा है वो है HbS वाला जीन, सिकल सेल एनीमिया वाला जीन। और इस सिकल सेल एनीमिया वाले जीन का नॉर्मल फॉर्म है HbA जीन, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है। बात आगे रख रहा हूं, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है समझ में आ जाए तो सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। बात सुनिएगा, मैंने यहां पर लिया नॉर्मल जीन दैट इज HbA, नॉर्मल जीन दैट इज HbA और सिकल सेल एनीमिया जीन दैट इज HbS, कैपिटल S रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, बात समझिएगा। नॉर्मल जीन ये रहा, डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए को हम जीन बोलते हैं। मैंने कंसीडर किया ये है डीएनए या जीन, पार्ट ऑफ डीएनए को हमने बोला जीन, सेगमेंट ऑफ डीएनए को बोला हमने जीन। ये नॉर्मल जीन है। इस नॉर्मल जीन पर न्यूक्लियोटाइड है GAG कहीं एक जगह पर और उसका कॉम्प्लीमेंट्री है CTC। ये आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझेगा। इसको हम कोडॉन बोलते हैं, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम कोडॉन बोलते हैं। ज्यादा यहां पर टेंशन वाली बात नहीं, जो मैं समझाना चाहता हूं बस उसी पर ध्यान दीजिएगा। अब हुआ इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बनेगा मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो हमें न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस मिला GAG मिला। कैसे मिला, बात की बात है, थोड़ा सुनिएगा। इसको हम कंसीडर कर रहे हैं 5 प्राइम 3 प्राइम पोलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, 3 प्राइम और 5 प्राइम पोलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं जीन के दोनों स्ट्रैंड का या डीएनए के स्ट्रैंड का। क्यों ऐसे टर्म दे रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में बातें होंगी। ये जो ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ये 6th नंबर पर है, ध्यान दीजिएगा, 6th कोडॉन है, या ठीक है 6th नंबर पर, सिंपल सा ये 6th ट्रिपलेट है, कंसीडर कर रहा हूं। मतलब इसके पहले 5 और ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे। हम नॉर्मल सिकल सेल नॉर्मल जीन के 6th नंबर पर जो ट्रिपलेट है उसकी बात कर रहा हूं। हमें मिला 5 प्राइम टू 3 प्राइम में एक मैसेंजर आरएनए नॉर्मल जीन से बना हुआ। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है CTC का, CTC के अगेंस्ट जो ट्रिपलेट जुड़ेगा वो GAG रहेगा। मेरी बात सुनिएगा, अब जब होगा, अच्छा ये जो है मैसेंजर आरएनए की लैंग्वेज में ये जो है GAG ये 6 नंबर पर प्रेजेंट कोडॉन है। ठीक है, यहां पर मैं ट्रिपलेट वर्ड यूज कर रहा हूं, यहां पर कोडॉन, 6th कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए है GAG। और जब इस मैसेंजर आरएनए का होगा ट्रांसलेशन, इस मैसेंजर आरएनए का होगा ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ के बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड। जब GAG का ट्रांसलेशन होगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन में जुड़ेगा ग्लूटामिक एसिड। इसके पहले है प्रोलीन, के पहले है थ्रियोनिन, के पहले है ल्यूसीन, के पहले है हिस्टिडीन, के पहले है वैलिन। मतलब इस GAG 6ठे नंबर के कोडॉन के पहले जो भी ट्रिपलेट में कोडॉन है उस 5 कोडॉन होंगे, 5 ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा, उसकी वजह से मैसेंजर। अच्छा इसके बाद भी GU ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड।
नहीं, एक ही बार लेते हैं। इसका 7वें नंबर का भी मेंशन किया गया है, तो मुझे याद है तो मैंने मेंशन कर दिया। बात सुनिएगा, पॉलीपेप्टाइड में हमने यहां पर 1 2 3 4 5 6 और एक ले लिया है, डजंट मैटर। मेरे लिए ये जरूरी है 6th अमाइनो एसिड, और इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन का जो चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन। बात सुनिएगा, नॉर्मल जीन के 6ठे नंबर ट्रिपलेट का हुआ ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए के 6ठे नंबर कोडॉन पर है GAG। जब हुआ ट्रांसलेशन तो पॉलीपेप्टाइड में 6ठे नंबर पर अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। 6ठे नंबर पर अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। अब इसकी वजह से हमें मिलेगा दिस रिजल्ट्स इन नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन फॉर्मेशन, बीटा ग्लोबिन चेन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, उसमें एक प्रोटीन होता है जिसको बीटा ग्लोबिन प्रोटीन बोलते हैं, और इस बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के 6ठे नंबर पर अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट होता है वो है ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के 6ठे नंबर पर तब प्रेजेंट होगा जब मैसेंजर आरएनए के 6ठे नंबर पर GAG होगा। और अगर हीमोग्लोबिन के पास नॉर्मल बीटा ग्लोबिन प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन है तो आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव डिस्क लाइक होगा। आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का ही पार्ट है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो जूलॉजी में जो है आप तो सुने होंगे सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, ब्लड वाले चैप्टर में, ठीक है। हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर होता है। वो बात की बात है, जूलॉजी में देख लेना। मेरा यहां पर समझाना है HbA ये एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ जीन है, ये डोमिनेंट अलील है। HbS ये रिसेसिव अलील है। बातें समझेंगे। HbA जो डोमिनेंट अलील है, इसकी वजह से नॉर्मल फिनोटाइप आता है। नॉर्मल फिनोटाइप है क्या? बाइकॉन्केव डिस्क शेप का आरबीसी होना। नॉर्मल डिस्क जो है, नॉर्मल बाइकॉन्केव डिस्क शेप का आरबीसी तब होगा जब हीमोग्लोबिन का जो बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन चेन है उसके 6ठे नंबर पर हो अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। इसको वैलिन बोलते हैं। ये हिस्टिडीन हो गया, ये ल्यूसीन हो गया, ये थ्रियोनिन हो गया, ये प्रोलिन हो गया, ये है ग्लूटामिक एसिड। इस नॉर्मल जीन में ये जो जीन है HbA जीन हो गया म्यूटेशन की वजह से अब जो म्यूटेटेड जीन बनेगा, जो नॉर्मल से हटके जीन बनेगा, उसी जीन को हम बोल रहे हैं HbS जीन। थोड़ा देखिए यहां पर देखिए, ये जीन है, यहां पर मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए के पास हुआ GUG, तो यहां पर होगा CAC और यहां पर होगा GTG। आइए सुनिए, चेंज क्या हो रहा है? A चेंज हो रहा है T में, या T चेंज हो रहा है G में। इसकी वजह से मैसेंजर आरएनए पर जो GAG था वो GUG में कन्वर्ट हो गया। म्यूटेशन की बातें इस चैप्टर के एंड से पहले हम डिटेल में करेंगे। ये है म्यूटेटेड रिसेसिव HbS जीन, म्यूटेटेड रिसेसिव HbS जीन। बात पकड़िएगा, पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हुआ यहां पर
म्यूटेशन, म्यूटेशन में जो सेंट्रल वाला बेस पेयर है वो चेंज हो गया, ठीक है, और अब हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से जो नॉर्मल डोमिनेंट HBA जीन के छठे नंबर मैसेंजर आरएनए के छठे नंबर पर था GAG, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू GUG, ये है 6th कोडॉन। आइए सुनिए, अब हुआ ट्रांसलेशन, अब हुआ ट्रांसलेशन होगा किसका? मैसेंजर आरएनए का। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी बातें नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। तो छठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर आ जाएगा वैलिन। क्या आ जाएगा? वैलिन आ जाएगा, ठीक है। बाकी आजू बाजू में प्रोलीन, थ्रियोनिन, देन जो है थ्रियोनिन के बाद ल्यूसीन, उसके बाद देन हिस्टिडीन, और ये वैलिन सेम ही है। चेंज हो गया डोमिनेंट HBA जीन में, उस चेंज को म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन की वजह से अब जो जीन बनेगा उस जीन को हम रिसेसिव HBS जीन बोलेंगे। और चेंज कहां पर हो रहा है? छठे नंबर कोडॉन पर। चेंज कहां पर हो रहा है? छठे नंबर अमाइनो एसिड पर। तो ग्लूटामिक एसिड कन्वर्टेड इनटू वैलिन, GAG कन्वर्टेड इनटू GUG की वजह से ग्लूटामिक एसिड कन्वर्टेड इनटू वैलिन, ये है 6th अमाइनो एसिड। तो सुनिएगा, सो नाउ इन बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन एट 6th number amino acid, AA amino acid, valine is present instead of glutamic acid। सारा का सारा खेल खराब कर दिया। इस म्यूटेटेड जीन ने सारा का सारा बीटा ग्लोबिन प्रोटीन और उसके एक्सप्रेशन के खेल खराब कर दिए। अब थोड़ा सुनिएगा, जो हीमोग्लोबिन, जब बीटा ग्लोबिन चेन या बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के छठे नंबर पर था ग्लूटामिक एसिड, तब हीमोग्लोबिन नॉर्मली सिंथेसाइज हुआ। अब यहां पर एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन होगा ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट में। ऑक्सीजन टेंशन वाले इन्वायरमेंट में हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है बीटा ग्लोबिन प्रोटीन में, अब है वैलिन। और ये नॉर्मल सिंथेसिस ऑक्सीजन टेंशन कंडीशन में, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेस कंडीशन में होगा, जब उसकी वजह से आरबीसी सिकल शेप का हो जाएगा, इलोंगेटेड सिकल शेप। और जैसे आरबीसी सिकल शेप का हुआ, अब जो है सिकल सेल अनीमिया चालू हो जाएगा। आरबीसी सिकल शेप का हुआ, उसका ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगा, हीमोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी चालू हो जाएगा। बात सुनिएगा, नॉर्मल को साइड में रखते हैं। म्यूटेटेड HBS जीन की वजह से हो रहा है क्या? म्यूटेटेड HBS जीन की वजह से आरबीसी का शेप चेंज, हीमोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी स्टार्टेड। द पर्सन जिसके पास है म्यूटेटेड HBS जीन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये मलेरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा। और थोड़ा सुनिएगा, अगर यही HBS जीन होमोजाइगस फॉर्म में है तो दिस रिजल्ट्स इन फेलियर या डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग्स, हार्ट्स, किडनी, स्प्लीन एक्सेट्रा। फाइनली अगर HBS जीन होमोजाइगस फॉर्म में है तो इट विल कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। आरबीसी का शेप खराब, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन खराब हो जाएंगे, मलेरिया से रेजिस्टेंट हो सकता है इस जीन की वजह से द पर्सन,
और पर्सन इस जीन की वजह से टपक भी सकता है। मेंशन करता हूं ये इरेज करके। बात मेरी समझिएगा, मैं स्टोरी आगे ले चल रहा हूं। मैंने यहां पर मेंशन किया सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन occurs normally shape of RBC is biconcave disc like now यहां पर क्या हो रहा है, ड्यू टू ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ गया, इसकी वजह से नाउ सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन occurs in oxygen deficient या ऑक्सीजन टेंशन कंडीशन, ठीक है, रिजल्ट्स इन चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी टू सिकल शेप, ठीक है। सिकल शेप, सिकल जो है हिंदी में जो है इसको हंसिया बोलते हैं, सुना होगा हंसिया, जिससे हम क्रॉप को जो है कट करते हैं, गेहूं हो या जो है राइस जो क्रॉप होते हैं उसको कट करने के लिए हम एक इक्विपमेंट जो यूज करते हैं हंसिया शेप का, या इनिशियल शेप ऑफ हम मून ले सकते हैं, कुछ ऐसा सिकल लाइक, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर है सिकल शेप्ड आरबीसी। सिकल शेप्ड आरबीसी ये हार्ड फ्रेजाइल स्टिकी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हार्ड फ्रेजाइल स्टिकी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यहां जब HbA वाला जीन था तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नॉर्मल था, ठीक है। आरबीसी हैज नॉर्मल ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी। सिकल शेप के होने की वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। थोड़ा सुनिएगा, बात पकड़िए, मेरी यहां पर बात पकड़िएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। HbA पर्सन है तो ये नॉर्मल रहेगा, डिप्लॉयड कंडीशन में HbS है तो पर्सन नॉर्मल फिनोटाइप शो करेगा आरबीसी का, लेकिन इट विल बी कैरियर फॉर सिकल सेल अनीमिया। मतलब इस पर्सन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में HbS प्रेजेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब पर्सन के पास एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल जो है हीमोग्लोबिन का जीन है, उस समय हाफ द आरबीसी होंगे बाइकॉन्केव, हाफ द आरबीसी जो बनेंगे सिकल शेप का। पर्सन को सिकल सेल अनीमिया नहीं होगा, बट सिकल सेल अनीमिया वाला एबनॉर्मल जीन पर्सन के पास है। HbS और HbS किसी भी पर्सन के पास, मेल या फीमेल के पास डिफेक्टिव म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन का जीन HbS फॉर्म में है, तो दिस रिजल्ट्स इन सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया का मतलब हीमोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, दूसरा फेलियर ऑफ डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स, तीसरा
रिजल्ट्स इन डेथ, रिजल्ट्स इन डेथ। ठीक है, और एक कैरियर वाला बड़ा मजेदार बन जाता है, थोड़ा सुनिएगा। HbA HbS कैरियर, ठीक है, इट बिकम्स रेजिस्टेंट फॉर मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम as parasite cannot penetrate sickle shaped RBC। ठीक है, हेमोलाइटिक ब्रेकडाउन स्टिकी भी है, फ्रेजाइल और हार्ड है। फ्रेजाइल और हार्ड होने की वजह से जो सिकल शेप में आरबीसी बनेंगे उसको जो है पैरासाइट नहीं पेनिट्रेट कर पाएगा, तो आरबीसी के अंदर ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंटर नहीं कर पाएगा, तो रेजिस्टेंट मान लिया जाएगा, मलेरिया नहीं होगा। दूसरा, स्टिकी होने की वजह से क्लंपिंग ऑफ आरबीसी होगा, ये सिकल शेप वाले का, जो कि जो है वेन्स वगैरह को जो है ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से डेथ होता है। तो म्यूटेटेड फॉर्म, बेटर टू से या ऐसा बोले, हेमोग्लोबिन का म्यूटेटेड फॉर्म, जिसको हमने सिकल सेल अनीमिया का जीन बोला। सिकल सेल अनीमिया का जीन ये एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, शेप ऑफ आरबीसी चेंज कर रहा है, वाइटल ऑर्गन को जो है खराब कर रहा है, ब्लॉकिंग ऑफ वेन्स हो रहा है, डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस कंडीशन में हो रहा है। तो यहां पर दिस सिकल सेल अनीमिया जीन, इट इज प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन, एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करना। बात ध्यान देने वाली जो है वो है, यहां पर बात जो ध्यान देने वाली है वो है रिसेसिव डिसऑर्डर है, डेथ में रिजल्ट होता है, 6 नंबर का कोडॉन चेंज होता है, 6 नंबर का अमाइनो एसिड चेंज होता है, ग्लूटामिक एसिड से वैलिन में चेंज हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड और सिकल सेल अनीमिया वाले कंडीशन में वैलिन। सिकल सेल अनीमिया की वजह से हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन ऑक्सीजन डेफिशिएंट या ऑक्सीजन टेंशन कंडीशन में होता है। ये सारी बातें ध्यान देने वाली है। फ्रेजाइल, हार्ड और स्टिकी आरबीसी बन जाएगा। कुछ मेरे दिमाग में था जो मैंने मेंशन कर दिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम को लेके। कैरियर वाला पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन है हीमोग्लोबिन को लेकर, वो तो कोई बात नहीं। कैरियर वाला पर्सन जिंदा रहेगा, बट उसके पास कुछ आरबीसी सिकल शेप के हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में सिकल शेप वाला म्यूटेटेड जीन है, इसके वजह से फाइनली पर्सन का डेथ होगा। बात क्लियर है? ठीक है, इरेज करता हूं। प्लियोट्रॉपिक जीन से रिलेटेड फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3, यहां पर स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट, नॉर्मल मिनरल वाला पी प्लांट, पाइजम सटाइवम, साइंटिफिक नेम है पाइजम सटाइवम। ठीक है, स्टार्च ग्रेन का साइज जो जीन कंट्रोल करता है, वो जीन केवल स्टार्च ग्रेन के साइज को कंट्रोल ना करके और भी फिनोटाइप अफेक्ट करता है। इसकी वजह से स्टार्च ग्रेन साइज वाला जीन है। प्लियोट्रॉपिक जीन नाम दिया मैंने स्टार्च ग्रेन साइज का, जीन का नाम दिया जीन बी। जीन बी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर expressing or controlling the size of starch grain in pea seed. Pea
सीड में स्टोर्ड स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में, उसका साइज जीन बी कंट्रोल करता है। ठीक है, जीन बी एज यूजुअल दो फॉर्म में, जब पी प्लांट के सीड में कैपिटल बी हो या जब पी प्लांट के सीड में स्मॉल बी हो। ठीक है, तो जीन बी का डोमिनेंट फॉर्म कैपिटल बी। जिस भी पी प्लांट के पास कैपिटल बी होगा डोमिनेंट कंडीशन में, जीन बी अपने एलिलिक फॉर्म में यहां पर लार्ज या लॉन्ग स्टार्च ग्रेन बनेगा, लार्ज या लॉन्ग स्टार्च ग्रेन बनेगा। जिस भी पी प्लांट के पास जीन बी रिसेसिव फॉर्म में होगा, स्मॉल बी यहां पर स्मॉल या शॉर्ट स्टार्च ग्रेन बनेगा। जीन बी हुआ कैसे? जीन बी कैसे हुआ? प्लियोट्रॉपिक जीन इस वजह से हुआ क्योंकि राउंड सीड शेप को भी कंट्रोल करता है जीन बी, और यहां पर जो है रिंकल्ड सीड शेप हो जाएगा, रिंकल्ड सीड शेप। जीन बी, थोड़ा सुनिएगा, जीन बी एक्सप्रेस कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है स्टार्च ग्रेन का साइज और सीड शेप। इसकी वजह से यह जीन बी हुआ प्लियोट्रॉपिक जीन। बात समझिएगा, डायरेक्टली रोल है जीन बी का स्टार्च ग्रेन साइज की को जो है एक्सप्रेस करने में, लेकिन उसकी वजह से सीड का शेप भी तो डिसाइड हो रहा है। अब यहां पर हमने दो प्लांट लिया, कैपिटल बी और स्मॉल बी हेट्रोजाइगस कंडीशन में। दो पी प्लांट लिया, कैपिटल बी और स्मॉल बी होमोजाइगस कंडीशन में। इन दोनों प्लांट के बीच में हमने क्रॉस कराया तो यहां से हमें मिलेगा बी टाइप का गैमेट और यहां पर हमें मिलेगा स्मॉल बी गैमेट। ठीक है, तो यहां पर हुआ मियोसिस, यहां पर भी हुआ मियोसिस। दोनों होमोजाइगस जो है पेरेंट है, एक डोमिनेंट होमोजाइगस पी प्लांट, एक डोमिनेंट होमोजाइगस पी प्लांट जिसका जीनोटाइप है कैपिटल बी। स्टार्च ग्रेन का साइज लार्ज है, सीड का शेप राउंड है। दूसरा पेरेंट पी प्लांट है स्मॉल बी वाला जीनोटाइप, जिसका जो है स्टार्च ग्रेन का साइज शॉर्ट या स्मॉल है और सीड शेप रिंकल्ड है। इनके बीच में हमने क्रॉस किया तो ये यहां पर हमें कैपिटल बी टाइप का गैमेट देगा, ये हमें यहां पर स्मॉल बी टाइप का गैमेट देगा। होगा अब यहां पर फर्टिलाइजेशन कैपिटल बी स्मॉल बी, ई है F1 जनरेशन का प्लांट। मजेदार बात, बहुत मजेदार बात। ये जो F1 जनरेशन का प्लांट है, बहुत सारी बातें बदलेंगी, बदल जाएंगी। मेंडल की पूरी स्टोरी बदल देगा। ये आगे की बातें सुनिएगा। यहां पर स्टार्च ग्रेन साइज इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट। F1 जनरेशन के प्लांट में स्टार्च ग्रेन का साइज इंटरमीडिएट होगा, लेकिन सीड का शेप इंटरमीडिएट नहीं होगा, यहां पर राउंड। क्या जादू है, क्या मतलब जीन भी क्या से क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा देखो तो सही। जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, एक स्टार्च ग्रेन के साइज को और दूसरा सीड के शेप को। ये जीन F1 जनरेशन में स्टार्च ग्रेन के साइज को लेकर इंटरमीडिएट साइज बना रहा है, लेकिन वही जीन सीड शेप को लेकर इंटरमीडिएट सीड शेप नहीं बना रहा है, डोमिनेंट सीड शेप बना रहा है। तो जीन बी F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में सीड शेप को लेके
डोमिनेंट रिसेसिव कंडीशन शो कर रहा है, और यहां पर स्टार्च ग्रेन के साइज को लेके इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन्फ्लुएंस हो रहा है, आ रहा है। जीन बी हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल बी और स्मॉल बी में जब मैं बात कर रहा हूं कैपिटल बी स्मॉल बी की वजह से स्टार्च ग्रेन बनेगा, तो कैपिटल बी और स्मॉल बी स्मॉल ग्रेन स्टार्च ग्रेन बना रहा है, कैपिटल बी लार्ज स्टार्च ग्रेन बना रहा है, लेकिन यहां पर कैपिटल बी F1 जनरेशन में स्मॉल बी को कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर रहा है। कैपिटल बी अपना थोड़ा प्रोडक्ट दे रहा है, स्मॉल बी अपना थोड़ा प्रोडक्ट दे रहा है, स्टार्च ग्रेन इंटरमीडिएट साइज का हो गया। लेकिन जब बात आ रही है कैपिटल बी राउंड सीड शेप को कंट्रोल करता है और स्मॉल बी रिंकल्ड सीड शेप को कंट्रोल करता है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है। प्लियोट्रोपिक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, बट जरूरी नहीं कि प्लियोट्रोपिक जीन हर एक कैरेक्टर को एक ही जैसा इन्फ्लुएंस करे। प्लियोट्रोपिक जीन की वजह से जो एक से ज्यादा कैरेक्टर इन्फ्लुएंस या अफेक्ट हो रहे हैं, दे विल नॉट गेट अफेक्टेड इन सिमिलर वे। जैसे प्लियोट्रोपिक जीन बी हेट्रोजाइगस कंडीशन में स्टार्च ग्रेन साइज को लेके इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जैसा अफेक्ट डाल रहा है, और सीड के शेप को लेके नॉर्मल मेंडल वाली स्टोरी डोमिनेंट के जैसा अफेक्ट डाल रहा है। तो क्या यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाए, सुनो, क्या डोमिनेंट होना जीन का खुद का नेचर है? क्या डोमिनेंट होना जीन का एक सेल्फ कैरेक्टर, एक ऑटोनॉमस कैरेक्टर है? क्या जीन हर कंडीशन में बोल सकता है मैं डोमिनेंट हूं, दूसरे को सप्रेस कर रहा हूं? क्या यह जरूरी है? मेंडल की जितनी भी स्टोरी, जितने भी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस किया, जितने में भी 7 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस उन्होंने किया, 7 कैरेक्टर में हर एक कैरेक्टर का जो डोमिनेंट एलील था वो डोमिनेंट बोल रहा था खुद को F1 जनरेशन के प्लांट में, और 7 कैरेक्टर में डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा था। लेकिन यहां पर जीन बी हेट्रोजाइगस कंडीशन में सीड शेप के कैरेक्टर को लेकर अपने आप को डोमिनेंट बोल रहा है, लेकिन यही जीन बी हेट्रोजाइगस कंडीशन में स्टार्च ग्रेन के साइज को लेकर क्या डोमिनेंट बोल पा रहा है? अगर डोमिनेंट बोल पाता तो स्टार्च ग्रेन का साइज इंटरमीडिएट ना होकर होता लार्ज या लॉन्ग स्टार्च ग्रेन नहीं। तो जीन बी अपने आप को एक जगह बोल रहा है मैं डोमिनेंट, और दूसरी तरफ बोल रहा है मैं डोमिनेंट नहीं हूं पूरा का पूरा। कंक्लूजन ये आ रहा है कि डोमिनेंट नेचर इज नॉट एन ऑटोनॉमस कैरेक्टर ऑफ जीन। जीन हर एक कंडीशन में डोमिनेंट ही होगा। दो होमोजाइगस प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर क्रॉस किया जाए तो F1 प्रोजेनी में एक पेरेंट का अलील डोमिनेंट होगा, दूसरे पेरेंट का अलील रिसेसिव होगा। जरूरी नहीं है हर एक कंडीशन में। मेंशन करता हूं, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। बात सुनिएगा, अगर मैं दो हेट्रोजाइगस कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी प्लांट के बीच में क्रॉस करूं तो यहां से 2 गैमेट बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां से 2 गैमेट बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी। हमने यहां पर किया सेल्फिंग, मेंडल के जैसा सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग ऑफ F1। तो हमें यहां पर प्रोजेनी मिलेगा कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ये F2 जनरेशन के प्रोजेनी मिलेंगे। सेम स्टोरी को मैं आगे ले गया। फिर देखिए यहां देखिए तो सही मैंने क्या बोला,
ये होगा लार्ज स्टार्च ग्रेन, राउंड सीड शेप। ये होगा इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन, राउंड सीड शेप। ये होगा स्मॉल स्टार्च ग्रेन और रिंकल्ड सीड शेप, रिंकल्ड सीड शेप। बात पकड़िए मेरी, अगर मैं F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो देखूं स्टार्च ग्रेन साइज को लेकर, तो मिल रहा है 1:2:1। 1 है लार्ज स्टार्च ग्रेन, 2 है इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन साइज और 1 है स्मॉल स्टार्च ग्रेन। लेकिन वहीं पर अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो सीड के शेप को लेकर देखूं तो बन रहा है 3:1। 3 सीड राउंड शेप बना रहे हैं और 1 सीड रिंकल्ड शेप बना रहा है। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो क्या एक ही जैसा इन्फ्लुएंस करेगा? नहीं। जीन भी शेप को लेकर डोमिनेंट अपने आप को बोल पा रहा है, लेकिन वहीं स्टार्च ग्रेन के साइज को लेकर वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। तो क्या डोमिनेंट होना जीन का ऑटोनॉमस कैरेक्टर है? मैंने बोला नहीं। तो सुनिएगा, तो यहां पर मैं कंक्लूजन दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। मैंने बोला डोमिनेंट इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर और नेचर ऑफ अ जीन। ठीक है, dominant does not depend on gene and gene product। सुनेगा, dominant is depend on gene product and phenotype taken to examine when a gene affects more than one phenotype। डोमिनेंट किसी जीन का खुद का नेचर नहीं है और डोमिनेंट किसी जीन के प्रोडक्ट पर भी डिपेंड नहीं करता है। डोमिनेंट होना ये डिपेंड है जीन का जो प्रोडक्ट है और कौन सा फिनोटाइप उस जीन की वजह से अफेक्ट हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। वो फिनोटाइप, जीन का प्रोडक्ट और जो फिनोटाइप, इनके बीच में जो रिलेशन रहेगा उसकी वजह से किसी को डोमिनेंट बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर में हर जगह हर जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में F1 प्रोजेनी में अपने आप को डोमिनेंट बोला। ठीक है, मेंडल के लैंग्वेज में एक जीन एक ही कैरेक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर इन्फ्लुएंस करे, अफेक्ट करे, कंट्रोल करे, एक्सप्रेस करे, तब वो जीन डोमिनेंट है या नहीं है डिपेंड करेगा उस जीन के प्रोडक्ट और उस जीन प्रोडक्ट की वजह से कैसा फिनोटाइप आ रहा है। कैपिटल जीन का प्रोडक्ट और स्टार्च ग्रेन का साइज,
या कैपिटल बी का प्रोडक्ट और सीड का शेप। तो कैपिटल बी जीन का प्रोडक्ट और जो हमने फिनोटाइप लिया है स्टार्च ग्रेन का साइज या जो है सीड शेप का साइज, यहां पर वो उसकी वो बोलेगा कि डोमिनेंट हो सकता है जीन या नहीं हो सकता है। तो जब कोई जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करे तब जीन का डोमिनेंट होना डिपेंड कर रहा है जीन के प्रोडक्ट पर और उस प्रोडक्ट की वजह से किस तरीके से फिनोटाइप अफेक्ट हो रहा है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रेशियो मैंने बताया, ये वाला, ये रेशियो आपको जानना है। पूछ सकते हैं घुमा फिरा के कि कैपिटल बी जीन F2 जनरेशन में कैसा फिनोटाइपिक रेशियो दे रहा है। 1:1 स्टार्च ग्रेन के साइज को लेकर, 3:1 शेप को लेकर। तो हमने फिनाइलकीटोन्यूरिया जीन के थ्रू, हमने HBS जीन के थ्रू और हमने जीन बी के थ्रू प्लियोट्रॉपी समझा अच्छे से, जहां पर एक ही जीन म्यूटेटेड फॉर्म में जो है हो या कैसे भी हो, म्यूटेटेड या नॉर्मल फॉर्म में एक से ज्यादा ट्रेट या फिनोटाइप या कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ये याद रखिएगा, वो जीन बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे का पार्ट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसकी वजह से एक से ज्यादा कैरेक्टर एक ही जीन की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। प्लियोट्रॉपी की स्टोरी खत्म। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट यहां पर हेडिंग ले रहा हूं मैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस। एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस। पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। जबकि हमने अब तक देखा पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में कि डोमिनेंट और रिसेसिव एग्जैक्टली किसी भी इनहेरिटेंस पैटर्न में फिट नहीं बैठ रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनहेरिटेंस पैटर्न अगर उसका देखा जाए तो वहां पर F1 जनरेशन में जो दो डिसिमिलर अलील हैं उनमें ना तो कोई पूरा डोमिनेंट है ना तो कोई पूरा रिसेसिव है। कोडोमिनेंस में देखा जाए तो जो F1 जनरेशन के प्रोजेनी में दो डिफरेंट अलील हैं, दोनों के दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं, रिसेसिव है ही नहीं। प्लियोट्रॉपी अभी अभी हमने देखा, स्टार्च ग्रेन साइज को लेके एक ही जीन के दो डिफरेंट अलील इनकम्प्लीट डोमिनेंस पैटर्न शो कर रहे हैं और सीड शेप को लेके कंप्लीट डोमिनेंट पैटर्न शो कर रहे हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंस या व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंट इज, समझते हैं प्लीज। यहां पर स्टोरी मैं कुछ ऐसे फ्रेम कर रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। बात आगे लिखा मैंने, जीन हैज टू alleles इन डिप्लॉयड कंडीशन। डिप्लॉयड कंडीशन में पेयर ऑफ अलील होता है। अब ये जो डिप्लॉयड कंडीशन में किसी जीन के दो अलील हैं, alleles कैन बी सिमिलर, alleles कैन बी सिमिलर। सिमिलर अलील कब होते हैं? एज इन होमोजाइगस कंडीशन, एज इन होमोजाइगस कंडीशन, और कैन बी डिसिमिलर, कैन बी डिसिमिलर कंडीशन है हेट्रोजाइगस, एज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। डोमिनेंट और रिसेसिव की बातें मुझे जल्दी से बताइए। अलील डोमिनेंट है या अलील रिसेसिव है, ये बातें हम होमोजाइगस कंडीशन में बोलते हैं या हेट्रोजाइगस कंडीशन में? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो आगे की स्टोरी हेट्रोजाइगस से चालू कर रहे हैं। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन
सुनिएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो दो डिसिमिलर अलील हैं, इसमें दो डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील में एक अलील वाइल्ड टाइप अलील बोला जाता है। एक अलील को हम अनमॉडिफाइड वाइल्ड अलील बोलते हैं, और यह अनमॉडिफाइड वाइल्ड अलील नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और ये जो डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में दूसरा अलील है जिसको अब तक हम बोलते थे रिसेसिव अलील, अब बोलेंगे मॉडिफाइड अलील। इसको ये दूसरा अलील म्यूटेंट अलील, मॉडिफाइड अलील है। नॉर्मल अलील, वाइल्ड टाइप अलील, अनमॉडिफाइड अलील, नॉन म्यूटेंट अलील नॉर्मल एंजाइम बना रहा है जो रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिनोटिपिक इफेक्ट लाना। ये जो रिसेसिव अलील अब तक बोला जा रहा था, अब बोला जाएगा मॉडिफाइड म्यूटेटेड एबनॉर्मल अलील। तीन तरीके से काम करेगा। ये जो मॉडिफाइड म्यूटेटेड अलील है, या तो ये नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, नॉर्मल या लेस, लिटिल बिट लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा जो कि वाइल्ड अलील के जैसा ही बिहेवियर होगा, या फिर ये जो नॉर्मल अलील है, ये जो एबनॉर्मल म्यूटेटेड मॉडिफाइड अलील है, ये नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, या फिर ये कोई एंजाइम ही नहीं बनाएगा। मॉडिफाइड म्यूटेटेड अलील जो सिनोनिमस हो रहा है रिसेसिव अलील से, ये तीन तरीके से काम करेगा। नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, या एंजाइम ही नहीं बनाएगा। अगर मॉडिफाइड अलील ने नॉर्मल एंजाइम के जैसा नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस किया तो ये नॉर्मल अनमॉडिफाइड जीन के जैसा काम कर रहा है, और अगर इसने कोई एंजाइम नहीं बनाया या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाया, तब होमोजाइगस कंडीशन में फिनोटिपिक इफेक्ट बदल जाता है। तो आज के बाद से यहां से हम डोमिनेंट अलील को अनमॉडिफाइड वाइल्ड टाइप नॉर्मल अलील नाम दे रहे हैं, रिसेसिव अलील को मॉडिफाइड म्यूटेटेड अलील नाम दे रहे हैं। बेसिकली कोई भी फिनोटाइप डिपेंड होता है, बेसिकली कोई भी फिनोटाइप हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिपेंड होता है नॉर्मल वाइल्ड टाइप अलील पर। ठीक है, बात सुनिएगा, यहां पर रखा मैंने, वन अलील रिप्रेजेंट्स नॉर्मल वाइल्ड टाइप अनमॉडिफाइड अनमॉडिफाइड या नॉन म्यूटेटेड allele which synthesize normal enzyme responsible for conversion of particular substrate into product to bring phenotypic effect. To bring phenotypic effect. इरेज करके दूसरे वाले एलील से रिलेटेड बात रखता हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, सुनिएगा प्लीज। हेट्रोजाइगस कंडीशन में सेकंड अलील
या अदर अलील, हेट्रोजाइगस कंडीशन में सेकंड अलील या अदर अलील रिप्रेजेंट्स मॉडिफाइड म्यूटेटेड abnormal allele which acts in three different ways या three different manner। ये जो म्यूटेटेड मॉडिफाइड अलील है पहले केस में प्रोड्यूसेस नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम, दूसरे केस में नॉन फंक्शनल या मॉडिफाइड एंजाइम, तीसरे केस में नो एंजाइम एट ऑल, कोई भी एंजाइम नहीं बना पा रहा, ये नो एंजाइम एट ऑल। जिस अलील को हम रिसेसिव अलील बोल रहे हैं अब वो अलील है मॉडिफाइड अलील, और ये मॉडिफाइड अलील तीन तरीके से काम कर सकता है। इन फर्स्ट केस मॉडिफाइड अलील इज सेम एज वाइल्ड टाइप अलील। ठीक है, तो सुनिएगा आगे बोला मैं, इन सेकेंड एंड थर्ड केस मॉडिफाइड अलील may influence the phenotype, या may change the phenotype। बेसिकली ये इन होमोजाइगस कंडीशन की बात हो रही है, होमोजाइगस कंडीशन। स्टोरी ऐसे भी रख सकता हूं कि स्टार्टिंग में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट आया होगा कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में, तो जो वाइल्ड टाइप का सबसे प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल रहा होगा, उसके पास पेयर में दोनों के दोनों अलील वाइल्ड टाइप के अलील रहे होंगे। जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे एक अलील तो अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करके रखा, जो दूसरा अलील था वही अलील मॉडिफाई हुआ, और उसी अलील को हम मॉडिफाइड म्यूटेटेड अलील बोल रहे हैं। तो इन द बिगिनिंग इन वाइल्ड टाइप का एनिमल या प्लांट जो एवोल्यूशन के समय सबसे पहली बार अर्थ पे आए होंगे, दे पोजेस बोथ द alleles of a gene, they were similar. Due course of evolution, one allele get modified, and ये modified allele तीन तरीके से काम कर रहा है। पहले केस में नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, तो इसमें जो मॉडिफिकेशन, इसमें जो म्यूटेशन हुआ, इस म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन बोलेंगे। साइलेंट म्यूटेशन किसी अलील में ऐसा म्यूटेशन है जो अलील का जेनेटिक कंपोजिशन, जो अलील का स्ट्रक्चर तो चेंज करेगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट, उसका एक्सप्रेशन नहीं चेंज करेगा। और ये जो दूसरे और तीसरे केस में मॉडिफाइड म्यूटेटेड अलील है, ये एबनॉर्मल एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है। एबनॉर्मल या नॉन फंक्शनल एंजाइम या कोई एंजाइम ही नहीं बना रहा है। इसकी वजह से पहले केस में मॉडिफाइड अलील नॉर्मल अलील के जैसा काम कर रहा है, दूसरे और तीसरे केस में मॉडिफाइड अलील रिसेसिव अलील के जैसा काम कर रहा है। इरेज करके मेंशन करते हैं। मैंने यहां पर बात मेंशन किया, अनमॉडिफाइड और वाइल्ड अलील called as dominant allele, दूसरा modified mutated allele
called as recessive allele, called as recessive allele। ठीक है, बात आगे रख रहा हूं। phenotype of organism is generally controlled by डोमिनेंट या वाइड अलील बोल सकते हैं, डोमिनेंट अलील। ठीक है, तो अब से जो हम हेट्रोजाइगस में डोमिनेंट रिसेसिव बोल रहे हैं, वाइल्ड अनमॉडिफाइड, म्यूटेटेड मॉडिफाइड अलील नाम देंगे। छोटा सा स्टोरी, जैसे जो है प्लांट की हाइट डिपेंड होता है जिबरेलिन हार्मोन के सिंथेसिस पर। प्लांट का हाइट डिपेंड होता है जिबरेलिन हार्मोन के सिंथेसिस पर। अब जिबरेलिन हार्मोन बनाने वाले जो जीन हैं, डिप्लॉयड कंडीशन में अगर अनमॉडिफाइड पेयर में वाइल्ड टाइप के अलील हैं डिप्लॉयड कंडीशन में, तो जिबरेलिन हार्मोन बनेगा, प्लांट की हाइट बढ़ेगी। अगर डिप्लॉयड कंडीशन में अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड अलील साथ में है, तो बेसिकली फिनोटाइप तो अनमॉडिफाइड ही कंट्रोल करता है। लेकिन अगर डिप्लॉयड कंडीशन में पेयर में जो अलील हैं दोनों के दोनों मॉडिफाइड म्यूटेटेड अलील हैं, तो यहां पर हाइट शॉर्ट रह जाता है, छोटा हाइट रह जाता है। वजह यह है कि म्यूटेशन कुछ ऐसा हुआ कि जो म्यूटेटेड अलील हैं वो जिबरेलिन हार्मोन बना ही नहीं पा रहे हैं। हाइट का टॉल होना डिपेंड हो रहा है मोर द मोर जिबरेलिन का प्रोडक्शन। ये डिपेंड हो रहा है दोनों वाइल्ड अलील हो प्लांट में, या एक वाइल्ड और एक जो है म्यूटेटेड अलील हो। और प्लांट की हाइट का शॉर्ट होना ये डिपेंड हो रहा है दोनों के दोनों अलील दोनों के दोनों अलील मॉडिफाइड म्यूटेटेड है, जिसकी वजह से जिबरेलिन बन ही नहीं पा रहा है। ये स्टोरी हम पी प्लांट में स्टेम हाइट से रिलेट कर सकते हैं। तो कैरेक्टर बेसिकली वाइल्ड अलील की वजह से ही आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा शॉर्ट में रहा जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस। कैरेक्टर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट अलील, नाम बदला गया। ठीक है, क्लियर है, पक्का। अब दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, वन जीन इंटरेक्शन से रिलेटेड, एक मल्टीपल अलील और दूसरा लीथल जीन। बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। रिमाइंड करिए माइंड में, कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।